हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश। फिर हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हमने अलग अलग सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी को समझा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फिर हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। और आज का जो वीडियो है ये हमारा लास्ट वीडियो है और ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यस, हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भी अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आता है हाउ मैनी पीपल्स आर वर्किंग इन विच डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हमारी लास्ट ईयर क्लासेस में 11th क्लास में कि देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आपको याद होगा प्राइमरी सेक्टर्स आर रिलेटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, हमारे किसान किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। फिर आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आर प्रोड्यूसिंग यूनिट और इंडस्ट्रीज़ सारी आती है सेकेंडरी सेक्टर में। मींस प्राइमरी सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है उसका यूज़ करते हैं कौन, सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी सेक्टर ने वीट प्रोड्यूस किया तो सेकेंडरी सेक्टर उससे क्या बनाता है, उससे बिस्किट प्रोड्यूस करेगा। फिर टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1951 या 1950 या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस सेक्टर में कितने लोग वर्क करते थे। तो ये सिर्फ डेटाज हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। सबसे ज़्यादा लोग वर्क करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, अप्रॉक्स 50%। एग्रीकल्चरल लेबर कितनी थी, 19.7%। उसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री जो जानवरों को पालते हैं, माइनिंग का काम, ये सब किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। अगर इनकी टोटल देखी जाए तो 72.7% पॉपुलेशन किस में वर्क करती थी, प्राइमरी सेक्टर में या नेचुरल रिसोर्सेज में यूज़ करती थी। जब अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कितनी थी, 9%। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितने थे, 1.1%। मतलब सेकेंडरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस करता था, सेकेंडरी सेक्टर का रोल था ओनली 10.1%। अगर अपन बात करें टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में, तो ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब बैंक्स वगैरह इनमें वर्क करते थे 52% लोग, 5.2% लोग। इट्स नॉट 52%, इट्स 5.2%। फिर स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में वर्क करते थे 1.4%। अदर सर्विसेज में कितने थे, 10.6%। मतलब टर्शरी सेक्टर में ऑल ओवर वर्क करते थे 17.2%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। इससे रिलेटेड आप ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल चीज़, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। सबसे ज़्यादा लोग किस में थे, एग्रीकल्चर में, कितने, 50%। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रीज वॉज इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रीज वॉज इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसिग्निफिकेंट मतलब इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर कितना रोल प्ले करता था, ओनली 7.1%। और थर्ड है अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है, अ ग्रोथ इज कॉल्ड बैलेंस्ड ग्रोथ व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड बट एट द टाइम
but at that time in the case of India there were no growth in secondary and tertiary sector. आप लोग देख सकते हैं, अगर हम बोलेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ मतलब क्या है, जब सारे सेक्टर्स डेवलप होंगे, तो यहाँ पे सारे सेक्टर्स डेवलप हैं क्या, नहीं है. एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर तो हमारी कंट्री का डेवलप्ड था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर डेवलप्ड नहीं थे. तो उस वक्त क्या था, उस वक्त एक तो एग्रीकल्चर वॉज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, इंडस्ट्रीज इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन थी, और अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, मतलब सारे सेक्टर्स ग्रोथ नहीं करते थे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ये जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आएगा. तो आपको समझना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली क्या होता है. देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो तरीक़ों से समझते हैं. एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो व्हेन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. जब हम पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटी. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, हमारे यहाँ कितनी रोड्स हैं, हमारे यहाँ कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक फैसिलिटी कैसी है, वाटर सप्लाई कैसी है, स्कूल्स किस तरीके के बने हुए हैं, अच्छे हैं या नहीं है, हॉस्पिटल्स किस तरीके के बने हुए हैं, ये सब किसका होता है, ये सब पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है ये सारी चीज़ें. तो हम पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट, रेलवेज वर डेवलप्ड. रेलवे डेवलप्ड हुई, जो किसने करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. इंडिया को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था रेलवेज. सेकेंड, पोर्ट्स वर डेवलप्ड. पोर्ट्स कौन से होते हैं, पोर्ट्स मतलब होते हैं बंदरगाह, जो भी जहाँ पे शिप्स पार्क किए जाते हैं, जो क्या होते हैं, समुद्र के जो किनारे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पोर्ट्स बनाए जाते हैं. तो पोर्ट्स भी किन्होंने डेवलप किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप किए, क्योंकि उनको बिजनेस करना था. पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड. उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को भी इंट्रोड्यूस किया. एंड रोड्स वर डेवलप्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. हमारे यहाँ तो क्या चलती थी, बैलगाड़ियाँ चलती थी, उसके लिए रोड्स की ज़रूरत नहीं होती है. उनके पास 4 व्हीलर्स थी, उसके लिए उन्होंने रोड्स भी डेवलप करी. तो ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, रेलवे डेवलप्ड हुई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप्ड हुए, पोर्ट्स डेवलप्ड हुए, और रोड्स डेवलप्ड हुई. ठीक है. अब जो लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत समझने की चीज़ भी है, ये है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश ने जो हमारे इंडिया में रूल किया, उससे क्या इंडिया को फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए. तो बहुत सिंपल चीज़ें जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है. फर्स्ट, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स. फार्मर्स का आउटलुक क्या हो गया, कॉमर्शियल. आपको याद हो तो हमने पढ़ा, हम लोग प्रोड्यूस करते थे किसके लिए, सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए. जितना हमको ज़रूरत थी उतना ही प्रोड्यूस करते थे. उन्होंने हमको बोला कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो. इंडिगो क्या होता है, मैंने आपको बताया, नील, जिससे कपड़ा बनता है मेनली. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको कॉमर्शियल फार्मिंग सिखाई. तो सिंपल जी क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया शिफ्ट इट्स फार्मिंग फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग. हम लोग पहले सब्सिस्टेंस पे थे, जितना ज़रूरत थी उतना प्रोड्यूस करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वी स्टार्ट कॉमर्शियल फार्मिंग. अब हम कॉमर्शियल हो गए. फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ दी प्रोडक्ट. फार्मर्स ये भी सोचने लग गए कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, उससे हमको कितना प्रॉफिट होगा. और क्या फ़ायदा हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आई बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज. क्योंकि वो रेलवेज़ लेके आए, उन्होंने रोड्स बनाई इंडिया में, तो उससे बिज़नेस बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा. और क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को, कंट्रोल ऑफ फेमाइन. फेमाइन क्या होता है, फेमाइन मतलब होता है अकाल. सिंपल सी चीज़ है. तो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फूड ग्रेन कैन बी मूव्ड टू फेमाइन अफेक्टेड एरिया. जिन एरियाज़ में अकाल होता था, जहाँ पे क्या होता था, प्रोडक्शन नहीं होता था, फूड ग्रेन नहीं होता था, उन एरियाज़ में भी हम लोग क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज हम लोग उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करते थे. तो हमारे फेमाइन भी क्या हुआ, कंट्रोल हुआ. और क्या हुआ,
डेवलप्ड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एट द प्लेस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अपनी कंट्री में पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, कमोडिटी टू कमोडिटी मार्केट। एक चीज़ लो, उसके बदले में दूसरी चीज़ खरीद लो। आप वीट प्रोड्यूस करते हो, वीट दो, राइस ले लो, तो वो होता था बार्टर सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में मनी इंट्रोड्यूस किया और बार्टर सिस्टम को किस में बदला, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट किया। और लास्ट, एफिशिएंट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, उनका मैनेजमेंट अच्छा था। तो उससे हमने क्या सीखा, हमने उनसे एडमिनिस्ट्रेशन करना सीखा, मैनेजमेंट भी करना सीखा कि कंट्री की इकोनॉमी को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो ये जो हमारा लास्ट पार्ट था चैप्टर का, बहुत सिंपल, बहुत इजी पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, समझने का भी है। क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने पढ़ा ऑक्यूपेशन सेक्टर। फर्स्ट तो हमने पढ़ा ऑक्यूपेशन सेक्टर एट द ईव, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे ऑक्यूपेशन सेक्टर में क्या था, तो ऑक्यूपेशन सेक्टर में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग थे, सेकेंडरी सेक्टर में कितने थे, टर्शियरी सेक्टर में कितने थे। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल सेक्टर के ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑफकोर्स क्या हुआ, डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और लास्ट हमने पढ़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो यहाँ पे हम हमारा क्या करते हैं, दी एंड करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। आई होप आपने वीडियोस देखे होंगे और आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you. Thanks.